हेलो बच्चों, मैं रज़ी अख्तर। हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट फिनिश कर लिया है 11th क्लास के लिए। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 2। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों और बहुत यूज़फुल चैप्टर है ये। पूरे ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखेंगे आप लोग। तो इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नहीं तो इसमें बहुत कुछ जो सिलेबस है उनको डिलीट कर दिया गया है और जो मेन है वो आपके पास है स्टडी करने के लिए। ये आपके 11th एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस ये केमिस्ट्री सीखने के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखो बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। फिर पता चला कि आप इसको कैसे किसी एटम में अरेंज करेंगे, तो उसके लिए डिफरेंट लॉज आए। तो पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर होगा वो बेसिक फंडामेंटल्स हम लोग स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा गया कि इलेक्ट्रॉन को, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, तो आपका आंसर होगा जे थॉमसन इन 1897। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, तो जे थॉमसन ने करी। ठीक है, अब आप बताइए एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, ये आपको याद रखना है, बहुत काम आएगा भाई। तो इसका मास होगा 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। ये समझ में आ गया। और मास इन एमयू अगर निकालोगे तो ये आएगा ओनली 0.00054, 0.00054। ये मास इन एमयू आया, किसका, एक इलेक्ट्रॉन का। अब चार्ज कैलकुलेट किया गया, तो एक्चुअल चार्ज अगर आप एक इलेक्ट्रॉन पे फाइंड करोगे तो इसकी वैल्यू है बच्चों -1.6 इंटू 10 का पावर 19 कूलम। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में बताओगे तो -4.8 इंटू 10 का पावर -10 ESU है। तो ये सारे टर्म्स आपको, डेटा आपको याद रखना होगा। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया, तो जे थॉमसन ने किया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, तो 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। अच्छा, एमयू में मास कितना होगा, तो 0.00054। और एक्चुअल चार्ज क्या होगा इलेक्ट्रॉन पे, तो -1.6 इंटू 10 का पावर 19 कूलम। या फिर अगर आप ESU में बताओगे तो -4.8 इंटू 10 का पावर -10 ESU है। तो 1, 2, 3 ये 4 पॉइंट आप इलेक्ट्रॉन के लिए याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, काम आएगा। अब आइए प्रोटॉन्स की बात करते हैं। तो प्रोटॉन को डिस्कवर्ड किसने किया, तो ई गोल्डस्टेन नाम के साइंटिस्ट ने 1911 में इसे डिस्कवर्ड किया गया। और इसका मास अगर आप फाइंड करते हो, एक्चुअल मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये आएगा आपका 1.67 इंटू 10 का पावर -27 kg। ये आपको kg मिलेगा। और मास इन एमयू तो 1.00721। ठीक है, इससे देखो बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में मास ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा है बच्चों। और चार्ज की बात अगर करें तो बस यहाँ का नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो +1.6 इंटू 10 का पावर 19 कूलम्ब। और अगर आप ESU में बोलोगे तो 4.8 इंटू 10 का पावर -10 ESU होगा। तो इनके भी इन 4 पॉइंट को एकदम से आप रट डालिए, याद रखिएगा। ठीक है, आइए न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है इसलिए इसकी डिस्कवरी भी बहुत लेट हुई। तो अब आप देखिए 1932 के करीब इसकी डिस्कवरी हुई थी बच्चों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ किसने इसको डिस्कवर किया, तो जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। और एक न्यूट्रॉन का अगर एक्चुअल मास निकालते हो आप तो कितना आएगा, ये ऑलमोस्ट प्रोटॉन के बराबर होता है 1.67 इंटू 10 का पावर -27 kg। और एमयू में फाइंड करेंगे तो 1.00867 ये एमयू में आया। और जैसा कि आप जानते हो कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो इसलिए इसका चार्ज 0 होगा। तो ये 4 पॉइंट ईच इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए आपको याद होना ही चाहिए, नहीं तभी आप आगे फिर देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको सीखना होगा। पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखना होगा। इसमें सबसे पहला है, देखिए, एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर आप कहते किसको, तो एक एटम के पास उनके न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है, दैट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। वेरी सिंपल,
कोई एटम है आपके पास, उस एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in an atom is called atomic number. Total number of protons in an atom is called what? Atomic number. आप इसको Z सिंबल से रिप्रेजेंट करना बच्चों, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। क्या? एटॉमिक नंबर। और इसको ये भी कह सकते हो, अगर मान लो आपका एटम न्यूट्रल है, नॉर्मल केस में तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन ही काउंट करोगे, लेकिन अगर आपका एटम न्यूट्रल है तो इन दैट केस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा और एटॉमिक नंबर भी बराबर हो जाएगा। तो अगर न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी एटॉमिक नंबर कह सकते हो। नहीं, अगर न्यूट्रल नहीं है तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर आप नहीं कह सकते। जरा आप देखिए बच्चे, ये आपके पास सोडियम है, मैं पूछूं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, तो आप बोलोगे 11, और ये क्या है? न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11, तो इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम है सोडियम में क्योंकि न्यूट्रल है। अब आइए F माइनस, तो F माइनस में जो प्रोटॉन होता है बच्चों वो 9 होता है, मतलब एटॉमिक नंबर 9, तो प्रोटॉन भी 9, लेकिन इलेक्ट्रॉन आप एक बाहर से लाए हो तभी इसमें माइनस साइन है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी यहाँ पे 10। ठीक है, फिर बात करें हम कैल्शियम आयन की। देखिए कैल्शियम आयन है, कैल्शियम पे 2 प्लस है, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे? 20, तो प्रोटॉन भी उतना ही होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 कम होंगे क्योंकि 2 पॉजिटिव है, तो 20 माइनस 2 दैट इज 18, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, प्रोटॉन 20 और एटॉमिक नंबर इसका भी 20 आ गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब आइए दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज कॉल्ड मास नंबर। इसको आप कैपिटल A से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, अब कहा गया कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है भाई? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, तो सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को अगर आप सम कर दोगे तो जो वैल्यू मिलेगा दैट इज कॉल्ड मास नंबर। ठीक है, आप इसे रिप्रेजेंट करोगे A से, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। लेट्स सी, तो देखिए A इक्वल टू हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखिए, अगर आप एटम, ये एलिमेंट है आपके पास, ऊपर लिखते हैं आप मास नंबर A और नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या आएगा? नीचे लिखेंगे एटॉमिक मास, आप लिखेंगे ऊपर बच्चों। अब आप देखिए इस पे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। आप बताइए, ये आपके पास है फर्स्ट एलिमेंट दैट इज कार्बन, इस कार्बन में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताना है। तो जैसा कि आप जानते हो नीचे क्या होता है? नीचे होता है Z, और तो Z इक्वल टू अगर आपके पास 6 है तो प्रोटॉन भी 6 होगा, और न्यूट्रल है आपके पास तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा। अब 12 माइनस 6 कर दीजिए तो न्यूट्रॉन भी आपको 6 मिलेगा। ठीक है, तो प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6 और न्यूट्रॉन भी 6 है यहाँ पे। व्हाट अबाउट दिस? तो देखो सबसे पहले प्रोटॉन निकालो, प्रोटॉन कितने? 11, और इस पे एक चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कम कर दो, एक 10 हो गया। और न्यूट्रॉन, तो आप न्यूट्रॉन में क्या करेंगे? 23 माइनस 11 कर दो, तो 23 माइनस 11 अगर आप कर देंगे तो कितना आएगा बच्चे? तो ये हो गया आपका 12, तो न्यूट्रॉन हो गए 12, प्रोटॉन हो गया 11, दोनों को सम करोगे तो 23। आप जानते हो मास नंबर 23 होता है। व्हाट अबाउट दिस एल्युमिनियम? फिर से देखो, जैसे आपने देखा Z, तो प्रोटॉन मिल गया आपको कितना? 13। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में देखो 3 प्लस है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 ऐड करो और 3 कम करो तो कितना हो गया? 10। और न्यूट्रॉन के लिए 27 माइनस 13 कर दीजिए, तो 27 माइनस 13 कर दीजिए, ये आपको क्या दे देगा बच्चे? न्यूट्रॉन। तो ये आ गया 414। तो क्या ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो देखिए अगर आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सम करेंगे तो 27 मिल जाएगा, 27 इसका मास नंबर होता है। व्हाट अबाउट दिस ऑक्सीजन? तो प्रोटॉन की संख्या कितनी? 8। तो आप बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी?
तो 8 + 2 दैट इज 10, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा आया हुआ है। और न्यूट्रॉन 16 - 8 दैट इज 8। गेटिंग और नॉट? तो आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब मिल गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड करना है। ये तो सिंपल है, ये न्यूट्रल है बच्चों, तो कार्बन 6 और ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, तो 8 ये क्या आ गया 22। तो 22 आपके पास क्या आ गए इलेक्ट्रॉन, इतना ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी उतना ही होगा। अब आइए CO3 2-, क्या आप इलेक्ट्रॉन बता सकते हो? तो कार्बन के पास 6, एक ऑक्सीजन के पास होता है 8 × 3 और +2 करना होगा। तो 8 3 जा कितना 24 और 2 26 और 6 32। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें 32, प्रोटॉन 2 कम कर दीजिए 30, न्यूट्रॉन भी 30। N3- में देखो बच्चे, इलेक्ट्रॉन 7 + 3 दैट इज 10। प्रोटॉन स्टिल 7 होगा, न्यूट्रॉन भी 7 ही होगा, क्योंकि 14 इसका मास नंबर होता है बच्चे। ठीक है, तो सिमिलरली आप सल्फर के लिए भी फाइंड कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन सल्फर के लिए सल्फर होता है 16 और ऑक्सीजन 8 है, तो 2 कितना हो गया 16, तो 32 इलेक्ट्रॉन मिल गए। प्रोटॉन भी आपको 32 मिल गया और न्यूट्रॉन भी आपको 32 मिल जाएगा। इन दिस वे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप फाइंड कर सकते हो, अगर आपको मास नंबर या एटॉमिक नंबर मालूम हो। अब देखिए, इस पे बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज इफ, क्वेश्चन है आपसे, देखिए कि इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन x पे 3 पॉजिटिव है इज 10, तो ये जो आपके पास x3 पॉजिटिव है, इनके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। देन फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन x2 पॉजिटिव और x2 नेगेटिव में आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फाइंड करिए। अगर x3 पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है तो कैसे फाइंड करोगे? तो देखो बच्चे, सबसे पहले हमने x3+ को फाइंड किया, इसका इलेक्ट्रॉन अगर 10 है और 3 पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रोटॉन 13 होगा। गेटिंग और नॉट? जब प्रोटॉन 13 होगा तो आप मास नंबर भी निकाल सकते हो। नहीं तो हमें मेन इसका प्रोटॉन पता करना था, प्रोटॉन कितना है 13, इलेक्ट्रॉन कितना है 10, और चूंकि ये x है सारे, इसमें प्रोटॉन की संख्या फिक्स होगी, तो इसमें भी प्रोटॉन कितने 13, इसमें भी प्रोटॉन 13, इसमें भी प्रोटॉन 13। देखो प्रोटॉन 13, प्रोटॉन 13 एंड प्रोटॉन 13, क्योंकि प्रोटॉन तो चेंज नहीं होगा, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है भाई, जो जितना केमिकल स्पीसीज के पास है उतना ही उसके आयंस के पास भी होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन बदलेगा। आप देखिए, अगर ये 3 पॉजिटिव है तो 10 है, तो न्यूट्रल होता तो 13 होता, तो x में इलेक्ट्रॉन की संख्या 13। बताइए व्हाट अबाउट नेक्स्ट, x2 पॉजिटिव है, इसका मतलब 13 से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो 13 से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितना आएगा 11, और x2 नेगेटिव है, इसका मतलब 13 पे 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, तो 13 + 2 दैट इज 15 इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इन सारे स्पीसीज में आपको मिल गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चे। कहा गया कि x3+ के पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो इनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बताओ। ठीक है, अब आइए एक क्वेश्चन और है आपके लिए कि इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन x2+ इज 14, x पे 2 पॉजिटिव है, उसमें प्रोटॉन की संख्या 14 गिवन है, एंड मास नंबर इज 32, यहाँ पे मास नंबर भी रिप्रेजेंट कर दिया गया है 32, देन फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन x3 पॉजिटिव, x एंड x2 नेगेटिव, इन सब में आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन बताना है। देन फाइंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in x3 पॉजिटिव, x एंड x2 पॉजिटिव। तो देखो बच्चे कितना सिंपल है, आपसे कहा गया कि प्रोटॉन 14 है, इसका मतलब इन तीनों का प्रोटॉन तो 14 फिक्स हो गया, क्योंकि प्रोटॉन चेंज नहीं होगा बच्चों। और अगर ये 3 पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रोटॉन से आपने 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 14 से आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी होगी 11, इसमें कितनी होगी 14, इसमें 2 ऐड किया है तो 16 हो जाएगा। देख लीजिए आप सॉल्यूशन। अगर x2+ की बात की जाए
तो इसमें कहा गया प्रोटॉन 14 है, ओके नो प्रॉब्लम। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई, 2 पॉजिटिव है, 2 निकाल दीजिए, और न्यूट्रॉन 32 माइनस 14 दैट इज 18। व्हाट अबाउट x3 पॉजिटिव, तो प्रोटॉन तो 14 अब फिक्स हो गया आपका, 14 प्रोटॉन और 14 इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूट्रल में, लेकिन 3 पॉजिटिव है, 3 निकाल दो, इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 11, और न्यूट्रॉन में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि न्यूट्रॉन आपका एटॉमिक मास नंबर प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन जब आपका फिक्स है, मास नंबर फिक्स है, तो इन तीनों केमिकल स्पेसीज में न्यूट्रॉन की संख्या भी फिक्स होगी। देखिए यहां भी न्यूट्रॉन 18, यहां भी न्यूट्रॉन 18। तो अगर आप न्यूट्रल की बात करें तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन हो जाएगा आपका जो भी मास नंबर माइनस प्रोटॉन है। x2 माइनस पे देख लीजिए आप, तो यहां पे प्रोटॉन 14 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 14 प्लस 2 दैट इज 16, और न्यूट्रॉन स्टिल अभी आपका 18 ही रहेगा। नहीं तो इन दिस वे आप सॉल्व कर सकते हो कि गिवन केमिकल स्पेसीज के पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। तो न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए कम से कम आपको मास नंबर पहले से पता होना चाहिए। तो आइए इस पे बेस्ड एक और सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एनसीईआरटी बेस है। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान सुनना होगा। कहा गया कि एन एलिमेंट हैज 31.7% मोर न्यूट्रॉन। एक एलिमेंट है जिसके पास 31.7% मोर न्यूट्रॉन है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, as compared to number of protons. Then find symbol of element if mass number is 81. If mass number is 81, तो an element has 31.7% more neutron. इस पे ध्यान दीजिए भाई, more neutron as compared to what? Proton. तो आपको सिंबल बताना होगा, और आप जानते हो सिंबल के लिए दो चीजें हमें चाहिए, Z एंड A, तभी आप सिंबल बता पाओगे। तो अब सवाल यह है कि आप कैसे Z एंड A फाइंड करोगे। तो A तो आपको गिवन है 81, अब आपको Z निकालना है। Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। नहीं तो इसमें क्या कहा गया, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे बच्चे आप। न्यूट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन प्लस 31.7 P अपॉन 100, चूंकि प्रोटॉन का 31.7% मोर न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू ये आ गया। तो आप 100 से डिवाइड किया हो तो प्रोटॉन इक्वल टू 0.317 P, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या आ गया 1.317 P प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन मिल गया भाई। और आप जानते हो मास नंबर इक्वल टू क्या होता है बच्चे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन की संख्या आपने क्या निकाली 1.317 प्रोटॉन, और प्लस ये प्रोटॉन, दोनों को ऐड करोगे, जब ऐड करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों 2.317 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की संख्या आपको मिल गई इतनी, सॉरी यस एटॉमिक नंबर, जिसको मास नंबर कहते हो, मास नंबर इक्वल टू ये आ गया। और मास नंबर आपको 81 पहले से गिवन है, तो 2.317 इंटू प्रोटॉन, यहां से प्रोटॉन की संख्या निकाल लो आप। जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 35, और 35 ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है। तो Z की वैल्यू एटॉमिक नंबर सेम ही हुआ, प्रोटॉन सेम ही हुआ, तो आपका सिंबल इस तरह से लिखा जाएगा। अगर मान लो आपको नहीं मालूम होता तो आप सिर्फ X लिख के भी लिख देते हैं, तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। जैसे सपोज आपको पता ही नहीं है कि 35 एटॉमिक नंबर किसका है, तो आप सिंपली X लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर है तो अच्छी बात है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा बच्चे। अब आइए जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है दैट इज कॉल्ड आइसोटोप्स। ये जाना पहचाना होता है बच्चों। तो कहा गया कि वैसा एटम्स जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम हो, मतलब Z की संख्या सेम हो और A डिफरेंट हो, तो उन केमिकल स्पेसीज को आप आइसोटोप्स कहोगे। देखिए एग्जांपल है आपके पास कार्बन कार्बन कार्बन, इन तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है 6, तो एटॉमिक नंबर सेम, और मास नंबर 12, 13 एंड 14 है। तो एटम विच हैज सेम एटॉमिक नंबर बट different mass number is called isotopes. So here these three carbons are isotopes of each other. Getting or not, very simple definition है, ये आप पहले से भी 9th 10th में पढ़े होंगे। अब आइए नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज कॉल्ड आइसोबार। आइसोबार में कहा गया कि एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड,
ये तो हो गया आइसोबार, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया भाई। तो एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, इस बार हमें मास नंबर को सेम करना है बच्चों और एटॉमिक नंबर को डिफरेंट करना है। तो क्या कहलाएगा ये आइसोबार। तो लेट्स सी, ये ऊपर क्या है आपके पास Z, Z क्या होता है, सॉरी A क्या होता है मास नंबर, मास नंबर क्या है सेम। नीचे क्या होता है Z, Z क्या है डिफरेंट। तो अगर किसी दो या दो से ज्यादा केमिकल स्पीसीज का मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो तो आप उसे आइसोबार कहोगे। तो हियर कार्बन एंड नाइट्रोजन आर आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, मास नंबर 40 40 40, ए की वैल्यू सेम है बच्चों, Z है 18 19 20 डिफरेंट है, तो दिस थ्री आर आल्सो आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। ये तीनों एक दूसरे के आइसोबार्स हैं। ये जस्ट उल्टा हो गया आइसोटोप्स के भाई। अब आइए जो नेक्स्ट आपके पास टर्म है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड आइसोटोन्स। आइसो मीन सेम, टोन्स, टोन्स यहां पे न्यूट्रॉन से लिया गया है भाई। तो केमिकल स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। वैसे केमिकल स्पीसीज जिनके पास न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो आप उन्हें आइसोटोन्स कहेंगे बच्चों। तो देखिए जैसे आपके पास है कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, देखिए कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, कार्बन 14 6 है यहाँ पे, ऑक्सीजन 16 18 है और नाइट्रोजन 15 7 है। तो 14 माइनस 6 इक्वल टू क्या होता है 8 और 16 माइनस 8 इक्वल टू क्या होता है 8 और 15 माइनस 7 इक्वल टू क्या होता है 8। तो इन तीनों केमिकल स्पीसीज में न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, दैट्स व्हाई दीस थ्री आर कॉल्ड आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर। तो अगर मास नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो तो आप उसे आइसोबार कहते हैं, और अगर एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो तो आप उसे आइसोटोप्स कहते हैं, और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो तो आप उसे क्या कहते हैं बच्चों आइसोटोन्स। और जो फोर्थ आपको दैट इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बताइए व्हाट डू मीन बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो वैसा केमिकल स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, वैसा केमिकल स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो आप उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हो बच्चों। जैसे देखिए आपके पास है क्लोरीन, आर्गन एंड कैल्शियम। तो क्लोरीन पे माइनस है, ये क्लोराइड है, तो 17 + 1 कितना हो गया 18, और आर्गन के लिए तो 18 होता ही है। अब देखिए कैल्शियम आयन, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव है यहां पे बच्चों, Cl - 18, आर्गन 18 और कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव, ये भी 18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी में कितने हैं 18। तो क्या कहोगे इसको आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। व्हाट अबाउट F- Na+ and Mg2+। आप जानते हैं F- का एटॉमिक नंबर 9 होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो 10 हो गया। सोडियम 11 होता है, एक निकाल दो 10 हो गया। मैग्नीशियम 12 होता है, 2 निकाल दो 10 हो गया। तो इन सब के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 10 ईच है, दैट्स व्हाई दीज थ्री आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ऑफ ईच अदर। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा बच्चों, बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल्स को हमें समझना है। अब आइए एक और है दैट इज कॉल्ड आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स, तो इसमें कहा गया बच्चों केमिकल स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एज वेल एज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वैसे केमिकल स्पीसीज जिसमें एटॉमिसिटी सेम हो, मतलब नंबर ऑफ एटम सेम हो बच्चों, एटॉमिसिटी सेम होने का मतलब नंबर ऑफ एटम सेम हो और इलेक्ट्रॉन भी सेम हो। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए CO2, CO2 में CO2 की एटॉमिसिटी कितनी है बच्चों, तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन दैट इज 3, और N2 ये लाफिंग गैस है आपका, इसमें 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो क्या हो गया 3। तो एटॉमिसिटी 3 मतलब नंबर ऑफ एटम सेम है। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन,
तो इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं बच्चों, कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के पास 16, तो कितने आ गए भाई 22। हियर नाइट्रोजन 7 प्लस 8 कितना आ गया 14 प्लस 8 दैट इज 22। तो इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है और एटॉमिसिटी भी सेम है, तो इन दैट केस इसे क्या कहोगे आप, आइसोस्टर्स। ठीक है, अगेन एक और एग्जांपल आपके पास, कार्बन मोनोऑक्साइड एटॉमिसिटी इक्वल टू 2, नाइट्रोजन एटॉमिसिटी इक्वल टू 2, इलेक्ट्रॉन फाइंड करो भाई, तो 6 प्लस 8 दैट इज 14, here 7 plus 7 14, so both having same number of electrons as well as same atomicity, that's why these two are called isosters. Next very important, that is called isodiaphers. Isodiaphers किसे कहते हो बच्चों, तो कहा गया chemical species which has same neutron minus proton value but n माइनस पी इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे एक कंडीशन है। तो वैसे केमिकल स्पीसीज जिसमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की संख्या बराबर हो, आप उसे कहते हैं आइसोडायाफर्स। नहीं, देखिए एग्जांपल में, जैसे ये आपके पास बोरन है 511, कार्बन आपके पास है 613, तो आप बताइए प्रोटॉन कितने हैं 5, भाई बोरन में प्रोटॉन कितने हैं 5, न्यूट्रॉन कितने हैं 6, तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन मतलब n माइनस पी इक्वल टू क्या 1, जो ना के 0 के बराबर नहीं है बच्चों। है ऑल्सो प्रोटॉन की संख्या 6, न्यूट्रॉन 13 माइनस 6 दैट इज 7, तो आप देखिए बच्चे 7 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू व्हाट 1। तो इसके पास भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या डिफरेंस की संख्या 1 है और यहां भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन के डिफरेंस की संख्या 1 है, तो दोनों 1 है, दैट्स व्हाई दीज टू आर isodiaphers of each other, getting or not? तो आइसोस्टर समझ में आ गया, आइसोडायफर समझ में आ गया, आइसोइलेक्ट्रॉनिक समझ में आ गया, आइसोटोन्स, आइसोबार, ठीक है, एंड आइसोटोप्स। ये सारे जो टर्म्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन भी मिलेगा और केमिस्ट्री को भी समझने में आसानी होगी। उसके बाद देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसका बेसिक नॉलेज, चूंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ने के लिए हमें इन बेसिक नॉलेज को सीखना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन होगा तो वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हो, उसकी वेलोसिटी को चेंज करते हो, नहीं तो उसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये पहला पॉइंट उन्होंने बताया। और दूसरी बात बताइए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ये एक दूसरे पे क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लो एक वेव ऐसे जा रहा है तो दूसरा वेव यूं जाएगा, इस तरह से, मीन्स एक वेव अगर आपका ऐसे जा रहा है तो दूसरा यूं जाएगा, मतलब दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है उसके भी परपेंडिकुलर दोनों होंगे, नहीं तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड also perpendicular to direction of propagation। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और जिस डायरेक्शन में ये प्रोपगेट होते हैं उस पे भी उनके भी ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोपगेट करने के लिए आपको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, ये इवन इन वैक्यूम भी ट्रेवल कर सकता है विद द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन एंड दे कैन ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये स्टेटमेंट के बाद पूछा गया वेवलेंथ क्या होता है भाई, तो देखो बच्चों ध्यान से, मान लिया कोई वेव ट्रैवल कर रहा है, इस तरह से कोई वेव ट्रैवल कर रहा है, तो आप देखेंगे कि एक वेवलेंथ, इसको आप बोलते हो, ये हाइट ऑफ, ये हाइट है, ये ट्रफ है और ये क्रेस्ट है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस आप निकालोगे यहां से यहां तक, है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ आप इनके बीच भी निकाल सकते हो।
तो ये जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हो। तो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। इसका यूनिट चूंकि लेंथ है, तो यूनिट जो लेंथ का यूनिट होता है जैसे मीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम वगैरह, तो आप ये यूज करेंगे। तो आपको समझ में आ गया बच्चे कि वेवलेंथ क्या होता है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे वेव नंबर। व्हाट डू मीन बाय वेव नंबर? द टोटल नंबर ऑफ वेव इन यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर, और वेव नंबर रेसिप्रोकल होगा, इनवर्स होगा वेवलेंथ के। तो ये आप याद रखिएगा बच्चों, नहीं। और अगर यूनिट देखें तो वेवलेंथ मीटर में है तो ये क्या होगा, मीटर इनवर्स, या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इनवर्स। तो यूनिट लेंथ में कितने वेव्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1/लैम्डा। और यूनिट क्या आएगा बच्चे, क्योंकि वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है तो मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स आप इनका यूनिट ले सकते हो। अब आइए जो नेक्स्ट टर्म है मैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चे? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो एक पॉइंट से एक सेकंड में कितने वेव पास कर सकते हैं? पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में जितना वेव ट्रेवल करेगा दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या लिखेंगे बच्चे आप? सेकेंड इनवर्स, या फिर इसी को आप हर्ज भी कहते हो, है ना। सेकेंड इनवर्स या फिर आप इन्हें हर्ज कह सकते हो। तो ये हुआ आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आगे चलते हैं कि क्या रिलेशन होगा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। तो अगर एक सर्कुलर पाथ में पूरा एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसे कहते हो आप टाइम पीरियड, जिसको आप 2πr कहते हो भाई। तो 1/2πr फॉलो करने के लिए जो टाइम खर्च होगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी के लिए कहा गया कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। ये एक दूसरे के इनवर्सली हो गया भाई, अपोजिट हो गया, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आप बना सकते हो। उसके बाद आइए एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड, तो देखिए बच्चे ये आपके पास हाइट ऑफ क्रेस्ट, तो यहां से यहां तक देखिए इसको कहेंगे हाइट ऑफ क्रेस्ट, और डेप्थ ऑफ ट्रफ। हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड ए, इसे आप बोलते हो एम्पलीट्यूड। तो ये कहलाएगा हाइट ऑफ क्रेस्ट और ये डेप्थ ऑफ ट्रफ, तो इसको भी आप कहेंगे क्या, एम्पलीट्यूड, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में गामा रेज होता है पहला, उसके बाद एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। इसमें अगर आप गामा रेज टू रेडियो वेव आते हैं तो वेवलेंथ बढ़ेगा। तो मैक्सिमम वेवलेंथ होता है रेडियो वेव का और मिनिमम होगा किसका, गामा का। अगर वेवलेंथ बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में आपने रिलेशन पढ़ा होगा, ये c/λ होता है बच्चों। और c वेलोसिटी ऑफ लाइट है जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है बच्चों। दैट मींस कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर आपने यहां से यहां जाने में वेवलेंथ बढ़ा दिया है तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। और आगे पढ़ेंगे E इक्वल टू h/nu। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी और एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी घटा दिया दैट मीन्स कि एनर्जी कम कर दिया आपने, नहीं। तो मैक्सिमम एनर्जेटिक होगा आपका गामा रेज और मिनिमम होगा आपका रेडियो वेव, ठीक है ना। वेवलेंथ की बात अगर करें तो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा किसका बच्चों, रेडियो वेव का, और मिनिमम वेवलेंथ होगा किसका, गामा रेज का। तो जिसका वेवलेंथ जितना कम होगा वो उतना ज्यादा एनर्जेटिक माना जाएगा, उतनी ज्यादा उनमें एनर्जी कंटेंट होगी, ठीक है। तो ये देखा आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब आइए इस पे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम लोग, दैट इज प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी में चूंकि नाम से जाहिर है कि प्लैंक्स अब इसमें देंगे, तो कहा गया कि रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिटेड
कोई सब्सटेंस अगर रेडिएट एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करे या फिर इमिट करे। ये कह रहा है कि फ्रॉम ए बॉडी नॉट कंटिन्यूअसली, अगर किसी बॉडी से एनर्जी रेडिएट होती हो या एब्जॉर्ब होती हो तो वो कंटिन्यूअस नहीं होता बल्कि डिसकंटिन्यूअस होता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉकेट्स। तो स्मॉल पैकेट्स, इस स्मॉल पैकेट का मतलब ये हुआ कि आप छोटे छोटे पैकेट में आप एनर्जी ट्रांसफर करते हो, एकदम से कंटिन्यूअस ट्रांसफर नहीं करते हो। इसी पैकेट को आप क्वांटा के नाम से जानते हो। जो पैकेट होगा जो आप प्रोवाइड करेंगे तो आप उसे क्वांटा कहेंगे। और अगर आपके पास लाइट है तो उस केस में उस पैकेट को आप फोटॉन्स बोल देना। तो लाइट के केस में जो पैकेट होगा दैट इज कॉल्ड फोटॉन्स, ठीक है। और इन जनरल रेडिएशन में आप उसे क्या कह सकते हो बच्चों? क्वांटा, ठीक है। नहीं तो कोई भी सब्सटेंस अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा तो वो कंटिन्यूअस नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू दिस प्लैंक क्वांटम थ्योरी, बल्कि वो छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में करेगा। तो अब साइंटिस्टों से पूछा गया, अच्छा ये बताओ उस पैकेट की एनर्जी क्या होगी, उस पैकेट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसका वेवलेंथ क्या होगा। तो देखिए प्लैंक ने बताया कि जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नहीं, जो पैकेट है आपका क्वांटा, उसकी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा। तो लिखिए द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा और फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, दैट इज E is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। म्यू क्या फ्रीक्वेंसी है। इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ, जब आप इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट यूज करना होगा। तो E इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? h न्यू। E इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? h न्यू। h यहाँ पे एक कांस्टेंट है दैट इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड होगा बच्चे। नहीं, h इक्वल टू क्या आ गया? 6.62 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। और यहाँ पे जो c आप देख रहे हैं मी इक्वल टू, आपने देखा बच्चे c बाई लैम्डा होता है, तो इस फ्रीक्वेंसी के बदले हमने लिख दिया c बाई लैम्डा। मतलब अब एनर्जी और वेवलेंथ में भी रिलेशन आ गया, लेकिन ऊपर h और c दोनों कांस्टेंट है, दैट मींस ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। बट एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटाओगे तो एनर्जी घटेगी, लेकिन अगर आप वेवलेंथ बढ़ाओगे तो एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने देखा रिलेशन बिटवीन व्हाट? फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी एंड वेवलेंथ एंड एनर्जी। तो ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। These two formulas very very important। अब आप देखिए चूंकि यहां पे h भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है, तो देखो बच्चों h भी कांस्टेंट है और आपका c भी कांस्टेंट है। तो एक काम करते हैं, जैसे आप लिखते हो ना एनर्जी इक्वल टू hc बाई लेमडा, और h की वैल्यू क्या है? 6.62 इंटू 10 का पावर -34 और इंटू 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन लेमडा। अब आप इसको सॉल्व करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 34 माइनस 8 कर दो, तो ये आ गया आपका कितना बच्चों? 4 ये गया 26, तो 6.62 इंटू 3 ये आएगा 10 का पावर -26 अपॉन लेमडा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट 20 आएगा, तो 20 इंटू 10 का पावर -26 अपॉन लेमडा, ये आ गया। इसी को आप क्या लिख सकते हो बच्चों? इसी को आप क्या लिख सकते हो? E इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर -25 अपॉन लेमडा। तो अब आप इस फॉर्मूला को याद रखना, इससे आपके कम से कम भाई आधे मिनट 30 सेकंड तो बचेगा ना, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर फाइंड करोगे।
हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये पुट करेंगे। तो जो बच्चा HC लिखेगा फिर H की वैल्यू C की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा तो उनका कम से कम 30 सेकंड तो कम से कम जाएगा ही, 20 से 30 सेकंड। तो उस 20 से 30 सेकंड को अगर आप बचा लेते हो कि हम, चूंकि हमें इसको रटना ही है तो क्यों हम डायरेक्ट 2 × 10⁻25 रट लें। तो अगर आपको वेव लेंथ दिया जाएगा तो एनर्जी पूछा जाएगा और एनर्जी देकर वेवलेंथ पूछेगा बस। सम टाइम आपको एनर्जी देगा, पूछेगा वेवलेंथ बताओ, और सम टाइम आपको वेवलेंथ देगा और फिर कहेगा कि आप बताइए कि एनर्जी क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के 4 पॉइंट आप याद रख लेना, ठीक है। फिर आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है, आइसोस्टर क्या होता है, आइसोडायाफर क्या होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अब हम लोग मैथमेटिकल टूल में एंट्री करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आगे यहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, और फिर इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर उसके बाद बोर्स एटॉमिक मॉडल। चूँकि रदरफोर्ड का भी ब्रीफ ये मैं आपको बता दूंगा, चूँकि सिलेबस में नहीं है, तो जे थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड को ब्रीफली मैं ऐसे डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। और बोर्स एटॉमिक मॉडल को डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग, उसमें जो भी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स हैं, नहीं वेलोसिटी फाइंड करना या रेडियस फाइंड करना, एनर्जी फाइंड करना, वो सब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इतना आप ध्यान से अच्छे से नोट बनाकर पढ़ लीजिए बच्चे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बाय।